वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोनाउन सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर आप बेसिक से लेके और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस देख रहे हैं और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी सीख रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, चैनल ज्वाइन कीजिए और उसके ऊपर पिंड मैसेज के अंदर जाके सीट डाउनलोड कीजिए और उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। जो नए हैं स्टूडेंट्स, उनको लगता है कि हमें तो आता नहीं है, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, यही सही तरीका होता है कोई भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने का। आप क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए और सारे कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किए जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि आपको सारे धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे, तो उसकी टेंशन आप ना लें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। देखिए, एवरी वन ऑफ द टू बॉयज गेट्स ए प्राइज। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करते हैं। क्या था कि ईच ऑफ का प्रयोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए होता है एंड एवरी वन ऑफ का प्रयोग ग्रेटर देन 2 के लिए होता है। देखिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मतलब 2 या 2 से अधिक के लिए। अब देखिए, यहां पे बात कितने की हो रही है, 2 बॉयज की हो रही है। क्या 2 बॉयज के लिए एवरीवन का प्रयोग आएगा? नहीं। एवरीवन का प्रयोग कब आता? जब 2 से ज्यादा होते। 2 की बात हो रही है तो एवरीवन ऑफ और ईच ऑफ में से आपको किसका प्रयोग करना है? ईच ऑफ का प्रयोग करना है। तो ए पार्ट में इसमें एरर हो गई है। एवरीवन ऑफ की जगह कर लीजिए आप ईच ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द 5 मैन। देखिए, अभी आपको बताया मैंने कि ईच ऑफ का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए या 2 के लिए, और एवरीवन ऑफ का प्रयोग सदैव 2 से ज्यादा के लिए ही होगा। अब यहां बात करते हैं 5 व्यक्तियों की। देखिए, हम बात करते हैं ऑफ की, तो वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ। ऑफ का अर्थ क्या होता है? में से, और में से प्रत्येक, में से एक, यानी बहुत से में से होगा। और बहुत से में से अर्थ के लिए नाउन सदैव प्लूरल लगनी चाहिए। तो ये नाउन तो प्लूरल लगी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए, इसके बाद वर्ब सिंगुलर लगनी चाहिए थी अगर होती तो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। और 5 व्यक्तियों के लिए क्या ईच ऑफ का प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2 से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है और 2 के लिए भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एरर नहीं थी। 102 के अंदर आप आंसर कर लीजिए, नो एरर। नेक्स्ट 103, एनी ऑफ द 2 रोड्स। हमने बात करी थी, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं उस बात को, कि अगर आप 2 के लिए बात कर रहे हो और प्रोनाउन के रूप में आपको लगाना है, तो 2 के लिए आप लगाते हैं आइदर ऑफ, और 2 में से कोई नहीं का अर्थ देना है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? नीदर ऑफ। और 2 से ज्यादा के लिए क्या अर्थ लगाते हैं? एनी ऑफ। और बहुत से में से कोई नहीं का अर्थ के लिए क्या लगाते हैं? नन ऑफ। ये तो 2 से ज्यादा के लिए और ये 2 के लिए, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, जब प्रोनाउन के रूप में इनका काम आता है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या था, और इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगी। ऑफ के बाद मैं आपको बता चुका हूं में से का अर्थ देता है। और वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर वर्ब, जब आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग हो। तो इसमें आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि सर आइदर ऑफ, देखिए आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये तो आइदर नाइदर किसकी तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे? प्रोनाउन की तरह। और जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, आइदर और के जोड़े के अंदर काम आते हैं, तो हमने क्या देखा था कि आइदर N1 और N2, तो वर्ब जो है वो N2 के अकॉर्डिंग लगेगी, जो बाद वाली नाउन है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही नाइदर के अंदर करना है। नॉर N2 तो बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। और अगर एज वेल एज होता तो क्या करते? एज वेल एज से जब 2 नाउन जुड़ी रहती है तो पहले वाली नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगाई जाती है? वर्ब लगाई जाती है। वापिस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। एनी ऑफ द 2 रोड्स, 2 की बात हो रही थी, तो 2 के लिए क्या एनी का प्रयोग आना चाहिए? नहीं। 2 के लिए किसका प्रयोग होगा? इधर ऑफ द 2 रोड्स।
और देखिए वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए थी, लीड्स लगा दिया, सही है। तो यहाँ इसके अंदर आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, नन ऑफ द टू गेस्ट्स, मैंने अभी आपको बताया कि दो में से कोई नहीं काट देना है तो आप क्या लगाइए, नीदर, और दो से ज्यादा में से कोई नहीं काट देना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, नन का। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको रूल रटा जाएगा, चिंता मत करिए, करते रहिए बस। तो यहां नीदर लगा लीजिए क्योंकि दो की बात, दो में से कोई नहीं काट दे रहा था। आंसर एनी वन ऑफ द टू क्वेश्चंस, देखिए एनी वन ऑफ नहीं होता, किसका प्रयोग आना चाहिए था, बता दीजिए जल्दी से। दो में से किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था, ये तो देना चाह रहा था। तो यहां पे एनी वन तो व्यक्ति के लिए आता है ना भाई, तो यहां पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, आइदर। और वैसे भी देखा जाए तो यहां एनी वन का प्रयोग वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एनी वन वस्तु के लिए नहीं करना। लेकिन हमने अभी बात करी कि एनी ऑफ या एनी वन ऑफ का प्रयोग तो किसके लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए। अगर दो की बात कर रहे हो आप तो किसका प्रयोग करना है, आंसर ईदर ऑफ द क्वेश्चंस, कोई से एक का तो जवाब तो दो। अगला, नीदर ऑफ द फोर बुक्स, क्या फोर बुक्स के लिए नीदर का प्रयोग आना चाहिए, नहीं, नन ऑफ। दो से ज्यादा के लिए नन ऑफ का प्रयोग आता है। और दो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नन ऑफ द टू माई टू पेन्स, टू पेन्स की बात कर रहे थे तो नन ऑफ किसके क्या आना चाहिए, नीदर ऑफ। और देखिए आगे वर्ब कैसी लगी है, सिंगुलर। ध्यान रखें, ये इतने सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि रूल आपको रटा जाए। नेक्स्ट, एनी वन ऑफ द टू मैन, देखिए क्या दो के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ईदर ऑफ का। और दो से ज्यादा के लिए एनी या एनी वन ऑफ। नेक्स्ट 109, देखिए ये अच्छा रूल भी है, इसको अच्छे से कर भी लेते हैं रूल को। पहले इसको देखिए, द बॉयज नरेटेड स्टोरीज ईच। सबसे पहले इस रूल को समझते हैं और कॉपी के अंदर इस रूल को आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद भी रहे फ्यूचर के अंदर। रूल क्या कहता है कि ईच का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, ईच का ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग, के बाद प्रयोग। देखिए कैसे ये रूल क्या कहता है कि यदि ऑब्जेक्ट के बाद कोई फ्रेज हो, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, कोई फ्रेज हो, यानी एंडिंग ईच से नहीं हो रही हो, इसका अर्थ यह है कि ऑब्जेक्ट के बाद केवल लास्ट में ईच वर्ड नहीं है, ईच वर्ड के अलावा भी दो तीन वर्ड्स और दिए हुए हैं वाक्य में, यानी ऑब्जेक्ट के बाद कोई और फ्रेज भी हो, तब ईच का प्रयोग सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल अंत में ईच नहीं लगाना है। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को, एग्जाम्पल से आपके ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल करते हैं, जो हमने लिखा फ्रेज का क्या अर्थ है यहां पे। देखिए एग्जाम्पल लिखता हूं, वी गेव देम ईच सम मनी। अब देखिए वी गेव देम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईच लगाया, ईच के बाद कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है ना, कोई न कोई फ्रेज लगा रखी है, तो यहां पे ईच का प्रयोग सही है। केवल ईच से एंडिंग नहीं हो रही भी वाक्य की, केवल ईच से एंडिंग हो रही होती तो बात अलग होती। ईच से एंडिंग ना होकर सम मनी लगा रखा है तो ईच का प्रयोग आप बिल्कुल सही है। दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा याद हो। ही सेंट अस ईच ए प्रेजेंट, उसने हम में से प्रत्येक को प्रेजेंट भेजा, गिफ्ट भेजा। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईच लगाया, उसके बाद कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया तो ईच का प्रयोग सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई वांट देम ईच टू बी हैप्पी। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ईच लगाया, इसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज लगा रखा है, तो आपको ईच का प्रयोग बिल्कुल सही मानना है। यही देखा था हमने कि सबसे पहले हम कह रहे थे कि अगर ये ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा और उससे पहले ईच का प्रयोग हो तो किया जा सकता है।
लेकिन ये दूसरे में हम क्या बोलना चाह रहे थे, कब प्रयोग नहीं करना है ईच का, वो देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अभी, जो सेकंड पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको राइटिंग से आइडिया हो जाए कि ये सेकंड वाले केस का है। क्या है वो केस, देखिए, आई लाइक देम ईच, एंडिंग किससे कर दी, ईच से। ऐसा नहीं होगा भाई, जब आप ऐसा कभी हो तो आप ऑफ लगा के ईच को देम से पहले लगाएं, तो इसको सही ना मानते हुए आपको ईच ऑफ देम करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दे ऑलवेज एनकरेज्ड अस ईच। क्लियर है। तो आपको देखिए ईच से एंडिंग कर रही थी, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स बाद में है नहीं, तो अपने को ऐसे नहीं करना है, ईच को पहले ले जाके ऑफ का प्रयोग कर देना है, ईच ऑफ अस, तो ये सही माना जाएगा। ये इंप्रूवमेंट के अंदर और फिल इन द ब्लैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है। याद भी हो गया होगा आपके कि अगर ईच से एंडिंग नहीं करनी, उससे पहले जो ऑब्जेक्ट था उसके साथ ऑफ लगा के ईच ऑफ का प्रयोग कर देता है प्रत्येक में से का अर्थ देने के लिए, और नहीं तो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं, द बॉयज नरेटेड स्टोरीज ईच। देखिए, जब बात कर रहे थे इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट में ईच से एंडिंग कर दी, लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि क्या लास्ट में एंडिंग ईच से होनी चाहिए, नहीं, तो क्या करेंगे, ईच ऑफ देम, क्या कर लीजिए, ईच ऑफ देम कर लीजिए। द बॉयज नरेटेड स्टोरीज, प्रत्येक के लिए एंडिंग ईच से नहीं करना है, किसका, ईच ऑफ देम लगाएंगे तो सेंटेंस सेंसफुल हो जाएगा। क्लियर है, रूल याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी एग्जांपल के बेस पे है, ये रूल याद करवाने के लिए आपको इस तरह की एरर्स दे रखी हैं भाई, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल तभी याद होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके ही आपको चीज़ें याद हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 रुपीज़ ईच। देखिए लास्ट में ईच लगा दिया, तो लास्ट में ईच तो नहीं आना चाहिए था, तो क्या करिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या कर लीजिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, या ईच ऑफ द देम कर लीजिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कर लीजिए, लेकिन ईच से एंडिंग नहीं होगी। आंसर्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट 111, नन ऑफ द टू स्टोरीज, ये तो याद हो गया होगा अभी, दो से ज्यादा के लिए नन का प्रयोग होता है और दो के लिए किसका प्रयोग होता है, नीदर। और देखिए सिंगुलर का प्रयोग आया है, सिंगुलर का प्रयोग होता है ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, एनीवन ऑफ, इनके बाद सिंगुलर वर्ब लगेगी आगे। और दो से ज्यादा के लिए एनी या एनीवन ऑफ या नन ऑफ, और दो के लिए ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। क्लियर है, ये रूल बार बार सुनने में याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट, नीदर ऑफ 5 वीमेन। देखिए केवल दो की बात हो रही है, तो नीदर कीजिए, किसको रिप्लेस कीजिए, नन को। और देखिए यहाँ वर्ब सिंगुलर है, सही है, यानी आंसर हो गया ए। नेक्स्ट करते हैं, एनीवन ऑफ द टू वाइव्स, दो के लिए एनीवन का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करना है, ईदर का प्रयोग करें। नेक्स्ट, ही कुड नॉट मीट ईदर ऑफ हिज 3 ब्रदर्स एट होम। देखिए 3 की बात आ रही है, तो एनीवन ऑफ या एनी ऑफ हिज 3 ब्रदर्स, या एनीवन ऑफ हिज 3 ब्रदर्स, लेकिन ईदर का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स। देखिए नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स की बात आ रही है, तो क्या होना चाहिए था, नीदर। और आगे वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, ए पार्ट में एरर हो गई है इसमें। अब वर्ब इसलिए चेक करवा रहा हूं बार बार, ताकि आपको रूल याद रहे कि नन ऑफ, एनी ऑफ, एनीवन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद सदैव वर्ब सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट, ईच ऑफ द मेंबर्स हैड, देखिए ईच ऑफ द मेंबर्स हैड, कुछ ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ छूट गया, हैड देयर ओन ओपिनियन अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 116, समझ में तो आ ही गया होगा कि ईच ऑफ के बाद अपने को किसका प्रयोग करना था, नाउन प्लूरल होनी चाहिए और वर्ब सदैव क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आगे देर का प्रयोग आना चाहिए था, क्या देर का प्रयोग सही होगा यहाँ पे? क्योंकि देखिए मैं अभी आपको बताया कि एनी ऑफ, एनीवन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ,
इनके बाद सदैव वर्ब सिंगुलर लगानी है और सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग हर सब चीज़ें आनी चाहिए। तो ईच के लिए या तो हिज लगाइए या हर लगाइए, देर तो प्लूरल गलत हो जाएगा। इसके ऊपर कल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, आंसर हो गया सी। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, रूल आपको याद हो गए होंगे जो आज हमें करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। क्या हो जाना चाहिए, एनी और एनी वन ऑफ हिज थ्री सिस्टर्स। तो एनी या एनी वन ऑफ कर लीजिए, यहाँ पे बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 6 बॉयज। क्या 6 बॉयज के लिए ईच का प्रयोग सही है, जल्दी से बता दीजिए, इसका साथ साथ में करते रहिए। ईच ऑफ के बाद 6 बॉय, अभी आपने सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसमें बताया था कि ईच का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए हो सकता है, नो एरर का जो क्वेश्चन था, याद है। तो देखिए ईच ऑफ 6 बॉयज तो यहाँ पे सही है। अब देखते हैं वर्ब सिंगुलर दे रखी है, वो भी सही है, लेकिन क्या यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल आना चाहिए, नहीं। क्या आना चाहिए, हिज टास्क। नेक्स्ट, नीदर आदित्य नोर रुद्रांश। देखिए जब नीदर नोर से वाक्य जुड़ा हो तो बाद वाली नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी चाहिए। रुद्रांश क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज लगाया है, और यहाँ पे देर की जगह क्या आना चाहिए, फिर हिज। नेक्स्ट, इधर द इंजीनियर। ये समझ में आ गया ना अभी कि इधर नीदर नोर, नीदर N1 नोर N2, तो बाद वाली नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, उसके अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। और जैसे ही इधर और के अंदर होता है, इधर द इंजीनियर और द मैकेनिक्स। देखिए यहां बात कर रहे थे, ये क्या था, प्लूरल, तो और के बाद N2 के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो यहां तो कोई कंफ्यूजन वाली बात थी नहीं। अगर हैज या हैव में लगाना होता तो आप हैव लगाते, और यहां पे कैसा आना चाहिए था, पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल, और प्लूरल क्या हो जाएगा, देयर। क्लियर हो गई एरर। नेक्स्ट, द टू मैन स्ट्रक वन अनदर। देखिए ये थोड़ा सा टाइपो हो गया, मिसप्रिंट हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की एरर को आप किस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 2 के लिए आप प्रयोग करते हैं, कहीं लिखना चाहें तो साइड में लिख लीजिए, 2 के लिए, फॉर 2 आप प्रयोग करते हैं ईच अदर का, एंड ग्रेटर देन 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का। एक चीज, नेक्स्ट चीज आप इसमें नोट करिए, इसी के रूल के अंदर, इसको रूल में डाल लीजिए और नोट करते जाइए कि आप 2 के लिए किसका प्रयोग करना है आपको, ईच अदर, 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर। नेक्स्ट इसमें नोट करिए कि ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है। इसका प्रयोग किसके रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट आप लिखिए कि इसका प्रयोग प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं उसके अंदर भी ईच अदर, वन अनदर का प्रयोग किया जा सकता है। और जब इसका पजेसिव केस बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, लास्ट वर्ड पर। ये 3 रूल हैं, बस आपको याद रहेंगे। और ईच अदर, वन अनदर से आपको सेंटेंस स्टार्ट कभी नहीं करना है, यानी सब्जेक्ट के रूप में आपको काम नहीं लेना है। सदैव किस तरीके से काम लेना है, ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है। तो अब देख लेते हैं 2 के लिए किसका प्रयोग आना चाहिए था, ईच अदर का। तो द टू मैन की बात हो रही थी, टू मैन की बात हो रही थी, तो वन अनदर नहीं आके क्या आ जाना चाहिए था, ईच अदर। तो इस पूरे पार्ट को, ये कुछ नहीं था, अभी ओब्लिक स्ट्रक के बाद लगा लीजिए बस, और वन अनदर की जगह क्या कर लीजिए, ईच अदर। नेक्स्ट, दे ऑल लव्ड ईच अदर। देखिए इसके अंदर बात करते हैं दे ऑल। देखिए 2 से ज्यादा के लिए नॉर्मली ऑल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सामान्यतः ईच अदर की जगह वन अनदर का प्रयोग आएगा यहाँ पे। तो ईच अदर की जगह क्या कर लिया जाएगा, वन अनदर। नेक्स्ट इसमें नोट करने वाली जो चीज है, स्पेशल नोट बना के लिख लीजिएगा कहीं कि वी ऑल सही होता है, ऑल ऑफ अस सही होता है, दे ऑल सही होता है, ऑल ऑफ देम सही होता है, लेकिन ऑल वी नहीं करना है कभी भी सब्जेक्ट के रूप में, ऑल दे नहीं करना है कभी। क्लियर है, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो दे के बाद ऑल सही होता है, दे लव्ड ईच,
वन अनदर कर लीजिए। सामान्य सा सेंटेंस था, इसके अंदर ऐसा मत सोचिएगा सर हम तो दो के लिए दे का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एरर हैं, इसके अंदर इतना एम्बिग्यूटी नहीं है। बस आपको दे ओल वाली बात याद रह जाएगी और ईच अदर के बदले सामान्यतः वन अनदर का प्रयोग कर लीजिए। नेक्स्ट, दिनकर एंड टीना लाइक। देखिए जब दो नाउन एंड से जुड़ जाएं तो टोटल जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल की तरह काम करता है। तो जब एंड से जुड़ने के बाद एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्लूरल की तरह काम करेगा तो वर्ब के अंदर एस या एस नहीं लगेगा। देख लीजिए सही है। लेकिन जब दो की बात आ रही है तो वन अनदर की जगह क्या कौन सा प्रोनाउन काम आना चाहिए, रेसिप्रोकल, ईच अदर। नेक्स्ट, द 6 men shouted एट वन अनदर। देखिए इसमें भी ओब्लिक है ना, यहाँ लगा लीजिए और ईच अदर की जगह कर लीजिए वन अनदर। नेक्स्ट, ही एंड आई लुक्ड एट वन अनदर। देखिए पहली बात इसमें चेक करते हैं, ए पार्ट के अंदर सामान्य सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए थी, 2 3 1। तो देखिए ये क्या है, थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, तो यानी हमारा सही था। दूसरी बात, जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ जाए तो प्लूरल की तरह काम करेंगे और फर्स्ट पर्सन के साथ जुड़ जाए तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल की तरह काम करेंगे, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। इसमें तो सेकंड फॉर्म दे रखी थी इसलिए अपने को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और केवल दो की बात हो रही है तो ईच अदर की जगह ईच अदर आ जाएगा वन अनदर की जगह। नेक्स्ट, द 6 स्टूडेंट्स वर कन्वर्जिंग एक्साइटेडली विद ईच अदर। 6 की बात है तो 6 के लिए क्या आना चाहिए था, वन अनदर। और हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले ही कि एक रूल की प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में वन अनदर का प्रयोग किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में वन अनदर का प्रयोग किया जा सकता है। एपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड के ऊपर लगाना है और दो के लिए ईच अदर का और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का। नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम। अभी हमने देखा कि ऑल ऑफ देम सही होता है, दे ऑल सही होता है, ऑल दे आपको नहीं करना है। तो ऑल ऑफ देम हेट, इस प्लूरल था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे इस नहीं लगाया। और ऑल सामान्यतः दो से ज़्यादा के लिए काम में लिया जाता है इसलिए ईच अदर कीजिए, वन अनदर कर लीजिए। नेक्स्ट, बोथ ऑफ अस मोक्ड एट वन अनदर। देखिए इस चीज़ को कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो फ्यूचर के अंदर, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मोक, इसका सॉल्यूशन है भी, देखिए मोक। मोक एक ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। इसका अर्थ क्या है कि मोक के बाद ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब है तो यानी ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, और अगर इंट्रांजिटिव के रूप में काम कर रही है तो डायरेक्ट प्रेपोजिशन भी इसके बाद आ सकती है, कोई ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। इसलिए कि जब इंट्रांजिटिव की तरह काम आए तो मोक प्लस एट प्रेपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है जब ये इंट्रांजिटिव की तरह, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों, मैं एक एग्जांपल बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी मोक्ड द राहुल गांधी स्पीच। मोक्ड द राहुल गांधी स्पीच, ऑब्जेक्ट लगा दिया ना, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई, तो वहां वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो मोक के बाद डायरेक्ट एट आ भी सकता है और एट नहीं भी आ सकता। लेकिन जब आप लाफ की बात करते हो तो लाफ के बाद आपको प्रेपोजिशन एट का प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि लाफ क्या है, यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है। इसलिए आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि लाफ के बाद एट, मोक के बाद भी एट लगता है। तो कई बार ऐसा लगता है यार मोक के बाद तो सदा एट ही लगेगा, ये जरूरी नहीं है। मोक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होता है। अब आगे देखते हैं, तो बोथ ऑफ अस मोक्ड एट, खिल्ली उड़ाना, हंसना। अब देखिए बोथ की बात कर रहे थे दो, तो दो के लिए वन अनदर की जगह ईच अदर कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दे ऑल एग्रीड विद, वन अनदर कर लीजिए। ऑल की बात आ रही है तो दो से ज़्यादा के लिए सेंस में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ईच अदर वर, अभी हमने बात करी थी ईच अदर और वन अनदर कभी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं। तो ईच अदर क्या वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा? नहीं। तो ईच अदर की जगह क्या कर लीजिए, दे वर रेडी टू गो टू स्कूल, दे कर लीजिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, दे। वाक्य का सब्जेक्ट कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं बनेगा। नेक्स्ट, वन अनदर, ये टाइपो है, वन अनदर लिखना चाह रहा था मैं, वन अनदर हैव डिसाइडेड, नहीं, दे हैव डिसाइडेड कर लीजिए। कभी सब्जेक्ट के रूप में वन अनदर और ईच अदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट, आई विल डू इट मी। अब देखिए बात करते हैं 132 की। अपना रूल क्या कहता है कि वर्ब के बाद अगर आपको प्रेपोजिशन लगानी है, देखिए ध्यान से सुनिएगा
कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगानी है और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अगर आता है तो हम तभी उसका प्रयोग करते हैं जब खुद के बारे में बात करना चाह रहे हों। देखिए मैं दोबारा बोल देता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित एक रूल है जो आगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। दोबारा बोल देता हूँ कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस अगर रिफ्लेक्सिव लगाओगे, लिख लेना इसको इसी भाषा में, अगर रिफ्लेक्सिव लगाओगे तो केवल किसकी बात होगी, खुद की बात होगी। यानी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिफ्लेक्सिव लगाना है खुद की बात होने पर। एक बात। दूसरी बात, ये तो एक यूज हुआ रिफ्लेक्सिव का। दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्ट के बाद खुद की बात के अर्थ में रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कर सकते हो। जैसे इस सेंटेंस के अंदर बात क्या कहना चाह रहा था, आई विल डू इट माई सेल्फ। दो ऑब्जेक्ट एक साथ लगाने की जरूरत नहीं थी, यहां पे क्या आना चाहिए था, मी की जगह माई सेल्फ, मैं खुद से कर लूंगा। क्लियर है। तीसरी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। यानी माई सेल्फ से वाक्य स्टार्ट करना गलत होता है। कई बार जो स्टड बनते हैं लड़के, जो इंटरव्यू के अंदर क्या बोलते हैं, माई नेम इज सोनू सूद, माई सेल्फ सोनू सूद, ऐसे बोलते हैं। नहीं भाई, गलत होता है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। माई नेम इज करके बोलिए। तो इंटरव्यू के अंदर जो ध्यान रखेंगे आप, माई सेल्फ से करके सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर बैठे हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है कि सही इंग्लिश ग्रामर क्या है। क्लियर है। तो माई सेल्फ से कभी वाक्य स्टार्ट नहीं करें। नेक्स्ट इसमें क्या है कि माई सेल्फ के ऊपर या कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आपको कभी भी नहीं करना है। क्लियर है। तो यहाँ माई सेल्फ आ जाना चाहिए था खुद के अर्थ में। नेक्स्ट बात करते हैं 133, द बॉय सेल्फ हैज स्पॉइल्ड। देखिए दो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसी फॉर्म के रूप में एक अलग प्रोनाउन काम आता है, उस प्रोनाउन को बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। और एम्फेथेटिक जो प्रोनाउन होते हैं उनका होता है वाक्य पर जोर देने के लिए कि मैं खुद से ही ये काम कर लूँगा। जैसे ये एम्फेटिक है ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर। जैसे इसके अंदर बात कर रहा था कि बॉय ने खुद से ही कहा, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में जब ये सेल्फ वाले वर्ड लग रखे हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जरूर होते हैं, लेकिन वो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन है। रूप का अर्थ क्या है, यानी सेल्फ से एंड होने वाले, सेल्फ या सेल्फ से एंड होने वालों को मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं जोर देने के लिए। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद SELF वाली प्रोनाउन की फॉर्म लगाई जाती है एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए। तो सेल्फ नहीं आना चाहिए था। द बॉय हिमसेल्फ हैज स्पॉइल्ड, बॉय ने खुद ने ही अपनी लाइफ खराब कर ली। सेल्फ किस गए, हिमसेल्फ करिए। अगला वी और सेल्फ। देखिए वही एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल आ रहे हैं बार बार। देखिए वी के सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर लगाना है तो आप वी आवर सेल्व्स आएगा। आवर सेल्फ नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, देम सेल्व्स होता है, आवर सेल्व्स होता है। आवर सेल्व्स खुद से ही, ये एम्फेटिक वाले हैं। द वोल्स, देखिए तो वोल्स आया था, तो वोल्स क्या था, प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए, देम सेल्व्स, प्लूरल था ना भाई। नेक्स्ट, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड देम सेल्व्स। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको सेल्फ से एंडिंग करनी है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ सकता है। तो रिफ्लेक्सिव खुद के अकॉर्डिंग, तो खुद के अकॉर्डिंग क्या, वी के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। तो क्या आना चाहिए था कि हमने खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, आवर सेल्व्स, तभी तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना, खुद को रिफ्लेक्ट करेगा। दे क्वार्रल अमंग, दे के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अभी बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल क्या क्या कर रहे थे कि कभी डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगी, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ सकता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा था, फिर हमने देखा था कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, लेकिन जब खुद की ही बात हो, यानी एक प्रेपोजिशन के बाद लगाई तो खुद की बात होनी चाहिए थी, और दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। नेक्स्ट, ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, तभी तो रिफ्लेक्सिव है ना, जब ये खुद की बात करेगा, हिमसेल्फ। नेक्स्ट, आई वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर, बाय द टीचर हिमसेल्फ, उसी के द्वारा, टीचर की बात कर रहा है ना ये, तो टीचर की बात कर रहा है, टीचर के अकॉर्डिंग क्या कि टीचर ने खुद ने मुझे बताया। वी विल सी इट, अब देखिए जब आप
ऑब्जेक्ट के बाद कोई SELF वाला वर्ड जोड़ेंगे तो वो जोर देने के लिए होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जो रिफ्लेक्सिव वाले फॉर्म वाले होते हैं ना, जिनके लास्ट में SELF वर्ड जुड़ा होता है, वो सारे एम्फेटिक की तरह काम करते हैं, लेकिन वो आने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो अवर सेल्व्स होना चाहिए था। देखिए इसमें गलती क्या थी, इसमें 2S का प्रयोग कर रखा था, तो अवर सेल्व्स नहीं होता भाई, एक S रिमूव कर लीजिए, और सेल्व्स होता है। ये एरर थी इसके अंदर, थोड़ी माइनर सी एरर थी, लेकिन ध्यान रखना है। दे देयर सेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट। देयर सेल्फ क्या वर्ड होता है? दे देम सेल्व्स। नेक्स्ट, ही एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। याद करिए हमने लास्ट टाइम में कुछ एक वर्ड करे थे, कुछ एक वर्ब करी थी, जो हमेशा कैसी होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और कुछ के अंदर तो क्या होता है कि हमें रिफ्लेक्सिव ही लगाना है, लेकिन कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव होती हैं, उनका रिफ्लेक्सिव भी लगाया जा सकता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी लगाया जा सकता है, और कुछ के बाद सदैव सदैव रिफ्लेक्सिव आता है। तो हमने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ब्स की बात करी थी और हमने याद करने की कोशिश करी थी। दोबारा रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स अगर उनके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगा के दिया तो आपको रिफ्लेक्सिव जोड़ देना है एग्जाम के अंदर, और कुछ एक फिक्स होती है इनके बाद केवल रिफ्लेक्सिव आता है, तो वो हम याद कर लेते हैं। कौन कौन सी थी? एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, एक्सप्रेस, कमिट, एकस्टम, बिजी, कंटेंट, प्राइड, एंजॉय, एक्विट, रिकंसाइल, रिजाइन, अवेंज, रिवेंज, एग्जर्ट, ओवररीच, एडजस्ट, डिस्गाइज, प्रोस्ट्रेट। क्लियर है? ये बात करी थी जिनके बाद अपने को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ये हम कर चुके हैं, इनको रिवाइज करें दोबारा, इसलिए आपको ये पेज खोला है ताकि आपके सारे दोबारा बोलूँगा तो याद हो जाएगा। जिसमें इंपॉर्टेंट एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, ये तीन ये इंपॉर्टेंट है, प्राइड इंपॉर्टेंट है, प्रोस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, और एंजॉय वाला इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्विट, ये 5 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते रहते हैं। अवेल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अवेल वाला। अवेल रिफ्लेक्सिव प्लस ऑफ। फिर हमने बात करी थी कि कुछ रिफ्लेक्सिव ऐसे होते हैं जो वर्ब के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं लगाया जाता। कौन कौन सी ऐसी वर्ब बात करी थी? ओपन, सेल, कंसंट्रेशन, फील, हरी, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बैद, मूव, रेस्ट, हाइड। इनके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं लगाया जाता। ये वर्ब थी, हमने रटी थी, याद करी थी, रटना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसलिए इनको समझने के लिए यूज नहीं ले सकता, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इनके बाद आता ही आता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? ही एब्सेंट। देखिए, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम, अभी बात करी थी एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आता है। तो एब्सेंट के बाद आप क्या लगा लीजिए? हिमसेल्फ। कई बार एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है। इस क्वेश्चन को डालने का रीज़न यही है। देखिए, स्टूडेंट्स को कई बार कन्फ्यूजन होता है कि सर ए पार्ट में एरर करूं या बी पार्ट में एरर करूं, क्योंकि एब्सेंट के बाद आना है और फ्रॉम से पहले आना है। जब कभी ऐसी दुविधा में फंस जाओ तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि देखिए ए पार्ट तक कोई एरर लग रही है नहीं, लेकिन रिफ्लेक्सिव अगर बी पार्ट में नहीं है तब अपने को गलत हुआ ना। अगर बी में लगा देता हिमसेल्फ तो हिमसेल्फ ज़्यादा सही हो जाता सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस में जब एंडिंग हो रही है और बीच में आना हो तो नेक्स्ट पार्ट में एरर करके आनी है। एग्जाम में वही एरर मानी जाती है, बी पार्ट में एरर करेंगे आप। क्लियर है? अगला, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ। अभी तो आपको लिस्ट पूरी कराई थी। नेक्स्ट, ही प्राइड्स ऑन। देखिए, प्राइड कैसी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो सदैव इसके बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और यहाँ क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव लगा लीजिए हिमसेल्फ ऑन, डायरेक्ट प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए। अभी मैंने आपको पूरी लिस्ट करवाई थी। नेक्स्ट, मिस्टर विकास एड्रेस्ड। एड्रेस भी एक कैसी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इनके बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं लगा तो विकास के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ का प्रयोग करें, लेकिन कोई न कोई ऑब्जेक्ट लगेगा, डायरेक्ट प्रीपोजिशन नहीं लगेगी भाई।
कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है डिक्शनरी के अंदर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हमने नोट कर ली है, कम से कम उतना तो याद रखें। ही ऑफन स्पीक्स टू हिम, देखिए ये सेंटेंस केवल इसीलिए लिखा था कि आपको इसका अर्थ पता लगे कि खुद से बातें करने के लिए आप टू के बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कर सकते हैं कि वह अक्सर खुद से बातें करता है। लेकिन अगर आप बात ये करना चाहो और अड़ जाओ कि ही ऑफन स्पीक्स टू हिम, वह उससे बात किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, वो भी सही है। तो वैसे ही सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बस आपको इसलिए दिया गया कि टू के बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग आता है, लेकिन जब खुद की बात हो तभी। तो प्रोनाउन की एरर कर रहे हैं तो हिमसेल्फ कर लीजिए, बाकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, ये केवल आपको रूल बताने के लिए किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, ही डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। देखिए जब प्रेपोजिशन के बाद आप रिफ्लेक्सिव लगाओगे तो खुद की बात होनी चाहिए, तो ही के अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए, हिमसेल्फ। नेक्स्ट, हिमसेल्फ विल बी, क्या रिफ्लेक्सिव कभी भी सब्जेक्ट के रूप में काम आ सकता है? भी नहीं। ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो यहां ही कर लीजिए, सब्जेक्ट के रूप में कभी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ही गेव मी हिमसेल्फ वॉच, देखिए क्या रिफ्लेक्सिव बन सकता है कभी? रिफ्लेक्सिव का पजेसिव बन सकता है कभी? अभी हमने रूल किया था कि रिफ्लेक्सिव का पजेसिव कभी नहीं बनेगा, तो ये गलत है, इसकी जगह कर लीजिए हीज ओवन वॉच। नेक्स्ट और लास्ट, योर बुक्स आर सेलिंग देमसेल्व्स। अभी हमने बात करी थी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं करना है, और वो ऐसी वर्ब कौन कौन सी थी? ओपन, सेल। देखिए 2 नंबर पे कौन सी वर्ब दे रखी थी आपको? सेल। सेल के बाद कभी भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। तो वापस से आइए और इसके अंदर देखिए क्या एरर दे रखी थी, इसके रिफ्लेक्सिव लगा रखा था, रिफ्लेक्सिव का प्रयोग हटा लीजिए। तो आंसर क्या हो गया मेरा? सी। आशा करता हूँ आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। पढ़ते रहिए और रेगुलर रहना कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप रेगुलर रहिए, डेली स्टडी कीजिए। कोई भी डाउट आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।